अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से। स्टार्ट करते हैं। अब ऑपरेशन गंगा के बारे में सबसे पहले मैं ये एक किस्म से एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि हमारा सबसे पहला इवैक्यूएशन था। हमारे स्केल में आज तक किसी ने इवैक्यूएशन नहीं किया कि जो 20,000 लोग हमारे नागरिक जो आए और दूसरे लोग के नागरिक जो हम भारत वापस लाए, ये काम किसी और देश ने नहीं किया। और मैं यह भी कह सकता हूँ कि जो बाकी विदेश मंत्री जिनसे मेरी बात होती है, वो तो कभी कभी यहाँ, स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए, उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाए, और मेरे से पूछा आपके प्लेन कितने आए, और वो हैरान थे जब मैंने कहा कि 90 प्लेन आए। तो और यह भी है कि बाकी देश जो हैं वो हमारा जो उदाहरण देख के एक किस्म से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। कल एडवाइजरी की बात हुई और बहुत लोगों ने इसमें, यह स्वाभाविक है कि लोग कहें ऐसे क्राइसिस में कि आपने जल्दी किया या नहीं किया, या आपको किसी और तरीके से करना चाहिए था, या आपके शब्द के प्रयोग में कुछ कमी रह गई। मैं हाउस को समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारी एडवाइजरी का प्रभाव कुछ नहीं होता या लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, तो 4,000 हमारे नागरिक उस समय कॉन्फ्लिक्ट के पहले क्यों निकले? वो इसीलिए निकले क्योंकि उनको समझ में आया कि एडवाइजरी का महत्व क्या था, कि हम हर रोज़ एडवाइजरी इशू नहीं करते। जब कोई किसी भी राजदूतावास का एडवाइजरी है कि जो नॉन एसेंशियल लोग जो हैं वो देश को छोड़ के घर वापस चले जाएं, तो लोग उसको मानते हैं। पर हाउस का पूछना कि सब लोग क्यों नहीं गए, ये भी स्वाभाविक है। और ये इसीलिए नहीं गए क्योंकि जब आप स्टूडेंट हैं, और एक ज़माने में हम सब स्टूडेंट थे, तो हम 20 साल के हैं, तो स्टूडेंट के मन में क्या होता है? स्टूडेंट सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, जो स्टूडेंट एडवाइज़र होते हैं, कंट्रैक्टर होते हैं, उनसे पूछते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और उनको लगा एक कि अगर वो उस समय यूक्रेन छोड़ के भारत चले जाएं, तो कहीं उनका एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और उनको नुकसान पहुंचेगा। और ये फीलिंग इसीलिए हुआ कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने उस समय ऑनलाइन कोर्सेस देने से भी इनकार कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ कि कीव में एक यूनिवर्सिटी था, उन्होंने कहा कि हम तो ऑनलाइन पे कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। ओडेसा में एक था, उन्होंने कहा कि हम 25 फरवरी तक ही दे सकते हैं ऑनलाइन। एक खार्किव में यूनिवर्सिटी था, उन्होंने राजदूतावास उनको फ़ोन करती रही, उन्होंने किसी को भेजा भी वहाँ, वो तो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। और 2 यूनिवर्सिटी और थे, सुमी में और विनित्सा में, जहाँ हमारे विद्यार्थी काफ़ी संख्या में थे, और वो कह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्तों के लिए चला सकते हैं, पर हमारी राय है कि आप रुक जाओ, ये इतना सीरियस नहीं होगा। अब कल एक मेंबर ने हमें याद भी दिलाया कि इसी समय रिपोर्ट्स भी निकली कि रूस जो है अपनी फ़ौजों को, उसके कुछ यूनिट्स को वापस ले जा रहे हैं। और मैं खुद एक बार मैं उस समय मॉनिटर भी कर रहा था, पर एक बार मैंने अपने लिए एक बार और चेक किया कि यूक्रेन की सरकार उस समय क्या कह रही थी। यूक्रेन की सरकार अपने देश, और हमारे स्टूडेंट्स उन्हीं के बीच में थे, उनको कह रही थी कि नहीं, ये आप पैनिक नहीं करो, आप इसमें कहीं कुछ हम लोग संभाल लेंगे। तो ओवरऑल सिग्नलिंग जो था, उन्होंने हमारे नागरिकों को, हमारे स्टूडेंट्स को
सचमुच एक किस्म से दुविधा में डाल दिया और इसीलिए 4000 लोग उक्रेन छोड़ के आए और बाकी 18,000 लोग उन्होंने कहा कि हम अभी रुक जाते हैं, देखते हैं कि हालात बिगड़ती है, सचमुच बिगड़ती है या नहीं। जो सिचुएशन, जो चुनौती ऑपरेशन गंगा में थी, आज तक इस सिचुएशन में हमने इस संख्या में इतने नागरिकों को कभी नहीं मिला। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और चुनौती क्या थी? स्पीकर महोदय, आपको याद होगा कि 2015 में हमने ऑपरेशन राहत चलाया था यमन में। उस समय यमन में लड़ाई हो रही थी, पर प्रधानमंत्री ने सऊदी अरेबिया के राजा को फ़ोन करके उनसे एक युद्ध विराम कराया ताकि हमारे प्लेन जाकर हमारे नागरिकों को वापस ले आए। इस समय लड़ाई जारी थी, युद्ध विराम करवाना बहुत मुश्किल था। अंत में हुआ, 2 शहरों में हुआ ताकि हम अपने लोगों को निकाल पाए, पर ओवरऑल नहीं था। ओवरऑल लड़ाई चल रही थी और वहाँ के नागरिक खुद देश से निकलने के चक्कर में थे कि जब ये ऑपरेशन गंगा चल रही थी उस समय करीब 30 लाख उक्रेन के नागरिक खुद उक्रेन के बाहर निकलने की प्रयास कर रहे थे। दूसरी जो एक किस्म से खासियत थी इस ऑपरेशन में कि जो प्रधानमंत्री का जो पर्सनल इंटरवेंशन जो था वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत कि उन्होंने 2 समय, और वो मैं उसका थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, कि उन्होंने खुद फ़ोन किया, खुद लीडरों से बात की। 2 जगह जहां हमारे विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से फंस गए थे वहां युद्ध विराम कराए ताकि हमारे लोग निकल पाए वहां से। और कल एक ऑनरेबल मेंबर ने इलेक्शन के बारे में कुछ कहा कि इलेक्शन के समय, इलेक्शन के कैलकुलेशन में आपने कुछ चीज़ें नहीं की। मैं यह भी हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि इलेक्शन कैंपेन के बीच में प्रधानमंत्री दिल्ली वापस आए, लीडरों से बात की, मीटिंग की और डायरेक्टली सुपरवाइज की। तो ये भी आपको कम से कम पहचान तो देना चाहिए। अब इसमें जो है दो शहर थे, सुमी और खार्किव, जहां हालात बहुत ही खराब थे। खार्किव में शेलिंग हो रही थी। वहाँ आप जानते हैं कि हमारे एक विद्यार्थी जो नवीन जो है उनकी मृत्यु वहाँ हुई। और सुमी में फायरिंग हो रही थी दोनों यूक्रेनियन और रशियंस के बीच में। दोनों जगह खार्किव में एक हमारे ही मेंबर ने यहाँ पूछा कल कि प्रधानमंत्री के बात करने का प्रभाव पता नहीं क्या था। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि मैं उस कमरे में था, उनके साथ था उस समय, जब उन्होंने खार्किव में पुतिन साहब के साथ जो मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेंजर में हैं, फायरिंग हो रही है, तो उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव छोड़ के एक सेफ जोन, जो रशियंस ने हमें बताया कि अगर आप उस जगह जाएंगे उस जगह फायरिंग नहीं होगी। और सुमी में उन्होंने दोनों से, क्योंकि हमने लोगों को निकालने की कोशिश की, फायरिंग हुई। एक टाइम तो स्टूडेंट बस में बैठ भी गए थे, हम निकलने वाले थे और फायरिंग फिर से शुरू। तो उन्होंने दोनों प्रेसिडेंटों से बात की, और क्योंकि दोनों लोग कह रहे थे कि फायरिंग दूसरा देश कर रहा है, और दोनों को समझाया कि हमें इस समय से इस समय अगर आप अपनी फ़ौज को बताएं कि आप फायरिंग ना करें। और फिर यूक्रेन से हम लोगों ने उनकी सहायता भी ली, प्रोटेक्शन भी ली, रेड क्रॉस को भी साथ ले गए। और उसी के कारण जो आखिर का जो इवैक्यूएशन, सुमी का जो इवैक्यूएशन जो था, ऐसे ही हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो निकले, उन्होंने कैंप में काम किया, उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स की मदद की। और यह
मैंने ये भी देखा कि कभी कभी एक बस था तो आपस में उनको डिसाइड करना था कि कौन जाएगा कौन रुकेगा, और स्टूडेंट्स ने बहुत साहस दिखाया कि बहुत लोग जो रुके और दूसरों को उन्होंने जगह दी। इसको भी हमें पहचानना पड़ेगा। मैं हाउस को ये सूचना देना चाहता हूँ, एक कि जो यूक्रेन गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है स्पीकर सर कि उनके लिए there will be a relaxation in respect of completion of medical education. For third year medical students to go to fourth year, there is an exam called CROC 1, and that has been postponed to the next academic year, and students will be allowed to pass to the next academic year based on the completion of the standard requirements. For sixth year students, there is an exam called CROC 2. So normally you have to pass CROC 2 to be awarded the degree. So what Ukraine government has decided, and we have pressed them in this matter, because the largest number of foreign medical students in Ukraine are Indian. There are of other countries also. So on the basis of the results of the academic assessments, they will be awarded degrees without taking CROC. Then the issue is, where else there are many students who are in between. So what happens to them? What happens to them in India, Speaker Sir, is something which obviously the concerned ministries are also discussing. यार कमाल। थोड़ा बहुत तो हमने सुना था, लेकिन हम हमेशा समझना चाहते थे कि वाकई गंगा ऑपरेशन में क्या हुआ होगा, क्या स्टेप्स रहे होंगे, किस बहुत बड़ी चीज़ लगी मुझे। मैं कह रहा हूँ किस कंडीशन से वो गुजरे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी खुद सुपरवाइज कर रहे थे चीज़ों को, खुद मतलब एक मालूम कर रहे थे कि क्या मामलात हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, खुद गाइडलाइन दे रहे थे। अच्छा, मुझे वो बात बहुत ही मतलब समझ में आई, और मैं उस कंडीशन को समझ सकता हूँ कि जब कोई आपकी सुने ना, स्टूडेंट को समझना है करें क्या यहाँ पे वाकई जंग होगी। अच्छा, देखा ये है, ये बहुत अरसे बाद, यानी कि बहुत अरसे बाद ऐसा कुछ हुआ है कि प्रॉपर दो कंट्री आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है ना, कोई कंट्री किसी जगह पे वॉर कर रहा है, इंटरनल वो एक अलग चीज़ होती थी, लेकिन बाकायदा दो कंट्री आपस में इस तरह लड़ रहे हो सरहदों पर, और एक कंट्री, ये बहुत सालों बाद हुआ है। तो बहुत ही लोग डबल माइंडेड थे, शायद हालात सही हो जाएंगे, अगर हम चले गए तो हमारी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। अच्छा, लोग ये भी सोच रहे होंगे ना कि जंग नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कि हमने तो अल्लाह ना करे आगे भी देखें और जंग नहीं देखी। अमन अमान ही था, पूरी दुनिया में कायम था ये अमन अमान, लेकिन तभी लोगों को लग रहा था कि शायद सिचुएशन इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, कहीं ना कहीं अपर लेवल पर मामलात को सुलझा लिया जाएगा, मामलात को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। यूक्रेन वाले खुद कह रहे थे कि आप पैनिक मत फैलाएं। एक जगह पर ये खुद कह रहे थे कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मैं खुद देखूं दोबारा चीज़ों को कि वाकई हम अपने बच्चों को निकालें या ना निकालें। ये भी डबल माइंडेड हो गए थे एक वक्त में कि मैं दोबारा रिवाइज करें चीज़ों को। और रशिया वाले क्या कहते हैं। अच्छा, फिर एक खबर ये भी आई थी बोला बीच में, जिससे ये लोग डबल माइंडेड हो गए थे कि रशियन फ़ौजें पीछे जा रही हैं, जहाँ उन्होंने अपनी सरहदों पे फौज लगा दी थी ना, तो एक खबर ये भी आई थी। अच्छा, खबरें सच हों या झूठ हों, रूमर्स हों, अच्छा वो फौज वापस जा रहे थे, दूसरे आगे होंगे, पता नहीं क्या था। लेकिन इस तरह की खबरों से इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि वो अब करें क्या, अगला स्टेप क्या है। में वो फंसा हुआ है, अब उसको निकलना है उस सिचुएशन से, तो अब उसको समझ में नहीं आता कि राइट डिसीजन इस वक्त इस सिचुएशन के हिसाब से क्या होगा, इस कंडीशन के लिए क्या होगा। सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बातें मुझे वो लगी, वो ये कह रहे थे कि हम जिस तरीके से बसों में चढ़ा रहे थे, ठीक है, बच्चों को, स्टूडेंट को, एक तो बच्चे बड़ी सहायता दिखा रहे थे, बड़ा सब्र का काम कर रहे थे कि खुद रुक जा रहे थे, दूसरों को कह रहे थे कि आप जाएं, आप बैठ जाएं, कितना अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि कैपेसिटी जाहिर सी बात है सिलेक्टेड होगी ना, सिलेक्टेड लोगों की होगी, इस बस में इतने आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। दूसरी बात ये कि वो कह रहे जैसे ही बस शुरू हुई, चलना शुरू हुई,
वैसे ही शैलिंग स्टार्ट हो गई, वैसे ही मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अफरा तफरी का आलम हो गया और समझ में नहीं आ रहा था कि शैलिंग हो किस तरफ से रही है, यानी कि नहीं पता चल रहा था कि बुलेट्स कहाँ से चल रही हैं। तो फिर जब पता किया गया तो वो कह रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से हो रहा है, यूक्रेन वाले कह रहे हैं रशिया की तरफ से हो रहा है। तो फिर दोबारा से मोदी जी ने बात करी दोनों प्रेसिडेंट से और दोनों को कहा कि कुछ समय के लिए रोक दें ताकि हम अपने बच्चों को खैर आफियत से निकालें। तो मैं ये कहूँगी मोदी जी टाइम टू टाइम, यानी कि एक तो टच में, ऊपर से वो आपकी सहायता कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, वो आपको गाइडलाइन दे रहे हैं प्रॉपर। अच्छा, इससे भी बड़ी उम्मीद हो जाती है, बड़ी हिम्मत मिल जाती है इंसान को, बड़ा हौसला मिल जाता है कि उसको पता हो कि उसके सर पर एक बड़ा बैठा है, बिल्कुल ठीक है ना, जो उसको देख रहा है, जो उसके लिए कोशा है, जो उसको गाइड करेगा, वो अकेला नहीं। इससे भी बहुत हिम्मत आ जाती है। बच्चों में कितनी हिम्मत आई होगी, फिर ये जो इनकी पूरी टीम थी जो गंगा ऑपरेशन में शामिल थे, इनके अंदर कितनी हिम्मत आई होगी। फिर ऐसे मिनिस्टर्स जो इनको इन चीज़ों को कर रहे थे, जो खुद भी आप खुद कह रहे हैं कि वो कन्फ्यूजन का एक वक्त में शिकार भी हो जा रहे थे, तो उनके अंदर कितनी हिम्मत आती होगी कि नहीं जी करना है, हमारे ऊपर भी लोग हैं जो हम पे बैठे हैं, जो हमारी सहायता कर रहे हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, जो हमें सही फैसला करने की कुव्वत फराहम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना आसान, जितनी भी वीडियोस हमने देखी थी, जितना आसान ये हमें लगा था कि यार ठीक है दोनों कंट्रीज़ को मना लिया कि हमें थोड़ा वक्त मिला और बच्चों को गाड़ियों में बिठाया और इंडिया ने एक कारनामा अंजाम दे दिया। एक आसान सा काम था बच्चों को निकालना। लेकिन आज इनकी प्रॉपर तसल्ली से पार्लियामेंट में बात कर रहे थे ये, तो मैं कहता हूँ इन्होंने बहुत ही तसल्ली से डिटेल बताई, कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या सिचुएशन थी। अब मुझे ये समझ आया कम से कम हमें कि ये कोई आसान नहीं था। अच्छा, बहुत मुश्किलात पेश आई। एक और बात कहूँगी कि हमें तो तभी समझ जाना था ये आसान नहीं था कि इस कंट्री के अलावा, यानी कि इंडिया के अलावा किसी और कंट्री ने ये करके नहीं दिया। कह तो रहे थे कि मैंने एक और कंट्री से बात की तो उन्होंने कहा हमने 2 जहाज़ लाए। तो जब इन्होंने बताया ना तो वो हैरान हो गए। 20,000, जिसके अंदर वही कह रहे हैं इंडियन तो थे बिल्कुल, इंडियन के साथ साथ दूसरी कौम के लोग भी थे जिनको फिर इंडिया के थ्रू फिर भिजवाया गया। यमन का मामला भी उन्होंने दोहराया कि एक मरतबा पहले भी ऐसा हुआ। लेकिन वाकई इस वीडियो में बहुत सी डिटेल पता चली। एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वहाँ पे जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए थे तसल्ली से उसे सुन रहे थे। कोई शोर शराबा दिख रहा था? मैं ये हैरान हूँ। अच्छा, इस पे भी लोग से कोई मर रहा है हमारे यहाँ, कोई जी रहा है, कोई कुछ भी हो जाए, हर चीज़ को किसी न किसी तरह पॉलिटिशियन जो है, अपोजिशन जो है, उसको ना एक मुद्दा बना देती है। लेकिन इस मामले में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें देश की जो रिस्पेक्ट होती है या देश होता है उसमें पॉलिटिशियन अपनी सियासत को नहीं चमकाते, नहीं ना उसमें सियासत लाते हैं। लेकिन यही मैंने देखा कि अभी जैसे बच्चों की और उनकी जो रिकवरी की बात हो रही थी, सभी लोग सुन रहे थे, ओपोजिशन हो या इनकी अपनी जमात के लोग हो, हमें तो नहीं पता, लेकिन सभी लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, सभी लोग सुन रहे थे। ये एक अच्छी पार्लियामेंट, एक अच्छी नेशन, एक अच्छे नेताओं की निशानी है। बाकी ये है कि बहुत बड़ा काम किया उन्होंने और आज हमें इनको जो तकलीफ़ें आई, 4 मिनिस्टर भेज दिए गए थे, चारों मिनिस्टर ने आसपास देशों में किस तरह, और उन्होंने एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें जहाज़ में कितना मोटिवेट कर रहे थे उन्हें। अच्छा, खार्किव के हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो जब उस वक्त शेलिंग हो रही थी तो ये बता रहे हैं कि हमें खुद रशिया ने ही गाइड किया कि सेफ जोन कहाँ होगा, कहाँ मतलब शेलिंग नहीं होगी, कहाँ पे आपको सेफ होगी। तो मैं बोल रही हूँ बहुत बड़ी चीज़ है कि एक कंट्री जो दूसरे कंट्री के ऊपर हमला कर रहा है, जो दूसरे कंट्री के ऊपर धावा बोल रहा है, और वो एक तीसरा कंट्री है जो उसका दोस्त कंट्री है, तो उसको उस वक्त में भी सपोर्ट कर रहा है, उसको उस वक्त में बता रहे कि जी यहाँ आ जाओ, ये सेफ जोन है, यहाँ बच जाएंगे, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत परेशानी। और ये अगर कोई और शख्स कॉल करते हैं, अच्छा इस टाइम पर जब हमला हो रहा है तो मैं कहता हूँ पुतिन के पास एक सेकंड भी नहीं हो, जब भी उन्होंने मोदी जी से बात की और उन्हें बताया, समझाया और बच्चों को निकलने के लिए मौका दिया। बहुत बड़ी बात, बहुत ही ज़बरदस्त। और इस वीडियो में हमें समझो पिक्चर क्लियर होगी। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।